हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और इनसे और रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, मक्खन में विशेष खुशबू किस अम्ल की अधिकता के कारण होती है। तो मक्खन में जो विशेष खुशबू होती है वो किस अम्ल की अधिकता के कारण होती है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण होती है। किस अम्ल की अधिकता के कारण होती है, ब्यूटाइरिक अम्ल की अधिकता के कारण होती है। ब्यूटाइरिक अम्ल की अधिकता के कारण होती है। थोड़ा सा अगर हम देखें मक्खन में कौन सा विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो मक्खन में जो मक्खन किसका अच्छा स्रोत है, तो मक्खन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का। थोड़ा सा अगर मक्खन की बात करें तो मक्खन में हम देखते हैं इसमें जो है प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है, और अगर हम बात करें इसमें वसा की, तो वसा कितने प्रतिशत पाया जाता है, जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो देखते हैं मक्खन में जो है प्रोटीन जो है ये 2% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। अगर वसा की बात करें तो 75 से 80% क्या कहते हैं इसमें वसा पाई जाती है। और अगर हम जल की बात करें तो जल कितने प्रतिशत जल इसमें पाया जाता है, तो 12 से 15% इसमें जल पाया जाता है। तो इसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है, 2% प्रोटीन पाई जाती है। 75 से 80% क्या पाया जाता है, इसमें फैट पाया जाता है। और अगर जल की बात करें तो कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, इसमें 12 से 15% इसमें क्या होता है, जल पाया जाता है। और ये जो है किसका अच्छा स्रोत है, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है, तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन सी शर्करा आती है। पहले हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोज जो है हमें अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि 4.2% हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति जो है ये हमें वानस्पतिक जगत से होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। तो हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो पेड़ पौधों से हम उससे जो लेके खाते हैं वो क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। थोड़ा सा अगर देखें तो कार्बन जो है बीज में क्या पाया जाता है, जड़ में क्या पाया जाता है, तने में क्या पाया जाता है। तो बीज में जो है, बीज में क्या पाया जाता है, बीज में जो है कार्बोहाइड्रेट बीज में हमें स्टार्च के रूप में मिलता है। अगर वहीं हम फल में बात करें तो फल में ये हमें फ्रक्टोज के रूप में मिलता है। और अगर वहीं हम जड़ की बात करें तो जड़ में हमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है, तो जड़ में हमें कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर हम देखें तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सी शर्करा आती है, तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट को अगर इनका वर्गीकरण करें तो इनका वर्गीकरण हम 2 रूपों में करते हैं। कौन कौन सा, भौतिक संरचना के आधार पर तथा दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। अगर हम भौतिक संरचना की बात करें तो भौतिक संरचना के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला जो है शर्करा है, दूसरा अशर्कराएं हैं, शर्कराएं तथा अशर्कराएं। अगर वही हम रासायनिक संरचना की बात करें तो इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड जो है, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। किन भागों में बांटते हैं, तो रासायनिक संरचना के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो GFG यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। अगर वहीं हम डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज, ये किसके अंतर्गत आता है, ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेलुलोज हुआ, ये पेक्टिन हुआ, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो है पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है, तो कौन कौन सी आती है, तो हमारा स्टार्च हुआ, पेक्टिन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेलुलोज हुआ। स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन और क्या है, और जो है हमारा सेलुलोज।
बताता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। तीसरा, नाइट्रोसेलुलोज रेयन का निर्माण किसने किया था? तो नाइट्रोसेलुलोज रेयन का निर्माण किसने किया था? थोड़ा सा तो पहले हम रेयन के बारे में देखते हैं कि रेयन को हम किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं, रेयन का शाब्दिक अर्थ क्या है, रेयन को हम किस नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। रेयन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं उसको भी हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रेयन को हम किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं? तो रेयन को हम 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। किस शताब्दी का चमत्कार कहते हैं? तो 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। रेयन को हम क्या कहते हैं? तो रेयन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। रेयन को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। रेयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेयन का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी सतह जो प्रकाश क्या करता है, जो प्रकाश परावर्तन में सक्षम हो। रेयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक ऐसी सतह जो प्रकाश के परावर्तन में सक्षम हो। और रेयन किस शताब्दी का चमत्कार है? तो 19वीं शताब्दी का चमत्कार है। अब बात यहाँ हो रही है नाइट्रोसेलुलोज रेयन का निर्माण किसने किया था? तो आंसर क्या आएगा? काउंट हिलेरी चार्टोनेट ने की थी। और ये क्या है, इन्होंने कब खोज की थी? तो 1884 ईस्वी में। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है 1884 ईस्वी में नाइट्रोसेलुलोज रेयन का निर्माण किया था। किसने किया था? काउंट हिलेरी चार्टोनेट ने। काउंट हिलेरी चार्टोनेट ने की थी। चार्टोनेट ने कब की थी? 1884 ईस्वी में। ये कैसे वैज्ञानिक? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। कैसे वैज्ञानिक हैं? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। अब रेयन किस शताब्दी का चमत्कार है? तो 19वीं शताब्दी का चमत्कार है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक ऐसी सतह जो प्रकाश परावर्तन में क्या करता हो? सक्षम हो। रेयन का जो है रेयन क्या है? तो रेयन पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। रेयन क्या है? रेयन पहला मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है जो 50% सेलुलोज तथा 50% रसायन से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? 50% सेलुलोज तथा 50% रसायन से मिलकर बना है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो रेयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? इसके जो मुख्यतः 3 प्रकार हैं, पहला जो है नाइट्रोसेलुलोज रेयन है, दूसरा विस्कोस रेयन है, तीसरा कौन सा है? तो कुप्रामोनियम रेयन है। अगर हम नाइट्रोसेलुलोज रेयन की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है? तो ये जो है कपास प्लस रसायन से मिलकर बना है। अगर वहीं हम विस्कोस रेयन की बात करें तो विस्कोस रेयन जो है ये बांस प्लस रसायन से मिलकर बना है। अगर वहीं कुप्रामोनियम की बात करें तो वो भी किससे मिलकर बना है? तो वो कपास और रसायन से मिलकर बना है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट थे, यहाँ से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे, ये सभी इम्पोर्टेंट थे। आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, टो क्या है? तो ये जो टो है ये क्या है? तो पहले अगर टो की बात करते हैं तो पहला नाम जो आता है वो लिनन है। लिनन जो है ये कहाँ से इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो लिनन जो है प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला ये हमें रेशा है। ये हमें प्राकृतिक जगत में, हमें वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। वानस्पतिक जगत में भी ये हमें किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो तने के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर हम लिनन के वानस्पतिक नाम की बात करें तो लिनन का जो वानस्पतिक नाम है तो क्या है? लिनम यूसिटेडिसियम है। लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनम यूसिटेडिसियम है। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है? टो क्या है? तो लिनन जो है, लिनन का जो सबसे छोटा रेशा होता है उसे हम टो कहते हैं। यानी कि जो छोटे आकार का जो लिनन का रेशा होता है उसे टो कहते हैं, और जो बड़े आकार का जो बड़ा रेशा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन। जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसमें से कितना कर ले रहे हैं, आपको कितना आ रहा है, क्योंकि आंसर तो इसमें ना ऑप्शन है ना आंसर है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद फिर जो है आप उसको आंसर आप देखते चलिए। तो लिनन के छोटे रेशे को टो कहा जाता है, बड़े रेशे को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लिनन जो है क्या है? प्राकृतिक जगत का ये रेशा है। प्राकृतिक जगत में भी वानस्पतिक जगत में तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिनन में फ्लैक्स के तने से प्राप्त होता है। किसके तने से? फ्लैक्स के तने, सन या सनई के तने से हमें क्या होता है? ये प्राप्त होता है। लिनन जो है क्या है? तो लिनन जो है एक वार्षिक फसल है। लिनन क्या है? तो लिनन एक वार्षिक फसल है। तो ये कुछ
लिनन के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर टो क्या है? तो लिनन के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? टो कहते हैं। छोटे रेशे को टो कहते हैं। जबकि बड़े रेशे को क्या कहते हैं? अगर हम बड़े की बात करें तो बड़े रेशे को क्या कहते हैं? बड़े रेशे को लाइन कहते हैं। बड़े रेशे को लाइन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड और कौन से दिवस है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगर मैं हस्तकरघा दिवस की बात करें, हस्तकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और क्या है? और अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और अगर हम एड्स दिवस की बात करें, अभी जल्दी में ही बीता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। जो है क्या होता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये तो कुछ दिवस के बारे में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सभी एंजाइम होते हैं, तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? डैश डैश है। तो सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। यही क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछता है कि सभी प्रोटीन क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सभी एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा? प्रोटीन। अब थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन की जो है खोज कब हुई थी, किसने की थी? प्रोटीन जो है, प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन का अर्थ क्या है, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, थोड़ा सा हम प्रोटीन के बारे में भी देखते हैं। तो प्रोटीन की खोज कब हुई थी? तो प्रोटीन की खोज जो है 1838 ईस्वी में किसने की थी? मुल्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटीन की खोज कब हुई थी? तो 1838 ईस्वी में मुल्ले नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला, इसका प्रोटियोस का शाब्दिक अर्थ है। ये भी क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, इसकी खोज कब और किसने की थी। तो ये सब जो है क्वेश्चन है यहीं से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनता है कि प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन से हमें जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट है या मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो प्रोटीन जो है ये क्या है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत प्रोटीन हुआ, वसा हुआ तथा कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत क्या आता है? विटामिन और मिनरल्स आते हैं। जो है यहाँ प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन लेने से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की खोज कब हुई थी? तो प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में मुल्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये थे कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। अरहर की दाल में मिलावट करते हैं। तो ये जो अरहर की दाल होती है इसमें हम और कौन सी दाल जो है मिलाते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो जो है कौन सी दाल की इसमें मिलावट होती है? तो आंसर क्या आएगा? खेसारी दाल की मिलावट करते हैं। अरहर की दाल में लोग किसकी मिलावट करते हैं? खेसारी दाल की। किस दाल की मिलावट करते हैं? खेसारी दाल की मिलावट करते हैं। और इसके सेवन से कौन सा रोग होता है? इसके सेवन से जो है लेथेरिज्म नामक रोग होता है। अरहर की
दाल में किसकी मिलावट करते हैं? खेसारी दाल की मिलावट करते हैं। इसके सेवन से लैक्टेज नामक रोग होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सरसों के तेल में किसकी मिलावट होती है? तो जो सरसों का तेल है उसमें किसकी मिलावट होती है? तो सरसों के तेल में जो है आर्जिमोन के तेल की मिलावट की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है? तो सरसों के तेल में जो है आर्जिमोन के तेल की मिलावट की जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। करघे के किस भाग का आकार नाव के जैसा होता है? तो करघे के किस भाग का आकार नाव के जैसे होता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? शटल। शटल का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो है नाव के जैसे होता है। अब यहाँ से और कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम देख लेते हैं कि करघे के कितने भाग हैं। करघे के कितने भाग हैं? तो करघे के जो है 5 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? करघे के जो 5 भाग हैं, करघे के 5 भाग हैं। अब ये कौन कौन से भाग हैं? तो जो है इसमें वार्प बीम, क्लॉथ बीम, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हॉर्नेस, शटल, रीड या कंघी। रीड या कंघी ये क्या है? ये हॉर्नेस के जो है ये करघे के भाग हैं। करघे के कितने भाग हैं? तो करघे के 5 भाग हैं। कौन कौन से? वार्प बीम, क्लॉथ बीम, शटल और जो है हार्नेस, शटल, रीड तथा कंघी। ये किसके भाग हैं? ये करघे के भाग हैं। यहाँ से क्वेश्चन और कौन सा पूछा गया है? यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाने का धागा लपेटा जाता है। तो बाने का धागा किस पर लपेटा जाता है? तो आंसर क्या आएगा? शटल पर। तो क्वेश्चन यहाँ शटल से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। करघे के किस भाग का आकार नाव के जैसा होता है? तो शटल का। और बाने का धागा किस पर लपेटा जाता है? तो बाने का धागा जो है वो शटल पर लपेटा जाता है। तो आज कुछ क्वेश्चंस थे, आज हमने इस पर डिस्कस किया। ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे हमने इनको भी देख लिया। और कौन से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देखें। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।